दोस्तों नमस्कार। मानव भूगोल का ये टॉपिक है, मानव और पर्यावरण का संबंध। तो मनुष्य और पर्यावरण के संबंध किस प्रकार का है, इसके बारे में मानव भूगोल में तीन अवधारणाएं बहुत ही प्रचलित हैं। वैसे तो कुछ और अवधारणाएं हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जो तीन अवधारणाएं हैं उन्हें हमने यहाँ पर लिख लिया है, और अब हम इनकी एक एक करके चर्चा भी कर लेते हैं। यानी कि नियतिवाद अवधारणा, यानी कि निश्चयवादी अवधारणा। तो ये अवधारणा जो है वो रेटजल और हमबोल्ट और कुमारी सैंपल ने दी थी। इसमें रेटजल जो जर्मन भूगोलवेता थे, और ये जो है वो मानव भूगोल पर इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया। इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता भी जाना जाता है, और इनकी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो उसमें इन्होंने मानव भूगोल का अध्ययन किया है, और ये प्रोफेसर थे और ये अपने भूगोल पर जो है वो भाषण देते थे। और इनके लेख जो प्रकाशित हुए तो वो अमेरिका तक गए। तो अमेरिका तक जब इनके लेख गए तो इनके लेखों से प्रभावित होकर कुमारी सैंपल जो हैं वो इनके यहाँ पढ़ने के लिए आई। लेकिन इनके यहाँ जो था वो को एजुकेशन नहीं था, यानी कि जिस कॉलेज में ये पढ़ाते थे उस कॉलेज में को एजुकेशन नहीं था। वहाँ पर केवल बॉयज़ ही पढ़ते थे और गर्ल्स को लिए अलाउ नहीं था। तो इनके बहुत ही आग्रह पर जो था वो रेटजल ने इन्हें पढ़ाने के लिए व्यवस्था की। तो ये जो थी वो उस कमरे में अलग बैठकर केवल इनका जो है वो वक्तव्य सुनती थी। यानी कि ये जो भी अपनी स्पीच देते थे तो ये एक तरफ कोने में बैठकर अलग से, और वो केवल स्पीच ये सुनती थी। तो बताया तो ये जाता है कि उन्हें पर्दे में रखा जाता था, केवल वो स्पीच ही सुन सकती थी। यानी कि वो कोई एजुकेशन नहीं था, इसलिए उन्हें कमरे में बिठाया नहीं जाता था। तो ये हमबोल्ट जो थे इन्होंने पूरे विश्व में अपने भ्रमण भी किया था, और ये पेरू के तट तक गए थे, जहाँ पर के पेरू के पास जो पेरू की ठंडी धारा है उसे हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं, वो इन्हीं के नाम पर पड़ी थी। तो इन लोगों का जो मानव और पर्यावरण के संबंध में जो विचार था, उस विचार का हम यहाँ पर कुछ अध्ययन कर लेते हैं। यानी कि वो विचार किस प्रकार था। इनका ये था कि ये निश्चयवादी था, यानी कि ये निश्चित है, या डिटरमाइनिज्म किसे भी कहते हैं। यानी कि ये डिटरमाइन है या निश्चित है कि मनुष्य क्या करेगा। निश्चित है कि मनुष्य पर्यावरण की उपज है, यानी कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण की उपज है, और मनुष्य के सारे काम निश्चित हैं। वो किस तरीके से सोचेगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, और क्या उसकी विचार होंगे, क्या उसकी मान्यताएं होंगी। यहाँ तक कि ये लोग कहते हैं कि उस क्षेत्र के लोगों का किस तरीके का धार्मिक जो है वो विचार होगा, यानी कि धार्मिक विश्वास कैसा होगा, एक ईश्वरवादी होगा या बहु ईश्वरवादी होगा। तो इसमें भी वहाँ की जो प्रकृति है, यानी कि जलवायु है और उसका पर्यावरण है, वही निश्चित करता है। यहाँ पर कुमारी सैंपल ने जो अपनी पुस्तक लिखी वो बहुत ही रेटजल के विचारों से प्रभावित होकर लिखी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक के प्रारंभ में ही लिखा था कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी की उपज है, यानी कि वो उसका धूल का कण है, और उसे जो है उसने यानी प्रकृति ने उसे जो है वो मादरिंग की है, यानी कि उसे जन्मा है, और उसकी प्रकृति उसकी माता है, और उसने उसके लिए निश्चित किया है कि वो क्या करेगा। और उसके सामने समस्याएं रखी हैं, यानी कि जैसे जो सिंचाई की समस्या है और जो जहाज रानी की समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं का जो समाधान वो है वो भी प्रकृति ने यानी पर्यावरण ने उन्हें बता दिया है, और प्रकृति ने उसके हाथ दिए हैं। यानी कि वो जिस क्षेत्र में रहता है वैसे ही उसकी फिजिकल बॉडी भी है। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो हैं वो उनकी जो बॉडी होती है वो पैर जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जिससे कि वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ सके। वहीं जो सागर में पास लोग रहते हैं या समुद्र तट के किनारे जो लोग रहते हैं, उन लोगों का जो हाथ हैं, बाजू हैं, वो मजबूत होते हैं, जिससे कि वो अपनी नावें खींच सकें। यानी नियतिवादी अवधारणा के मानने वालों ने ये निश्चित किया कि मनुष्य का पर्यावरण ही सब कुछ है, और मनुष्य जो है एक निष्क्रिय प्राणी के भांति है कि जिस तरीके की उसके आगे जो है वो परिस्थितियां उपस्थित होती हैं और वो वैसा ही कार्य करने लगता है। और इसने कई इन्होंने उदाहरण भी दिए संसार के अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे कि इन्होंने न्यू हॉलैंड एक द्वीप है, वहाँ के निवासियों का उदाहरण दिया, क्योंकि वहाँ के निवासी जो है वहाँ पर बहुत ही मक्खियाँ रहती हैं। तो उन मक्खियों की वजह से वो अपनी आंखें बहुत ही कम खोलते हैं, इसलिए वो जो है दूर तक देखेंगे तो ऊपर को सर उठाकर ही देख सकते हैं, और उनकी वो आदत सी बन जाती है कि वो अपनी कम आंखें खोलते हैं। जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन के पास एक सैकलैंड द्वीप है, और वहाँ पर जो है वो बहुत ही छोटी प्रजाति के घोड़े पाए जाते हैं। यानी कि जो घोड़े होते हैं उनकी प्रजाति जो है वो छोटी होती है, लेकिन ये प्रजाति उसी क्षेत्र में होती है। और इन्हें जब लाकर अमेरिका यानी कि मैदानी क्षेत्रों में लाया जाता है, और जब ये खाना इन्हें भोजन अच्छा मिलता है तो इनकी लंबाई फिर बढ़कर जो आम घोड़ों की
अनुसार ही हो जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने एक बहुत ही उदाहरण दिए, क्योंकि मनुष्य जहाँ क्षेत्र में जैसा रहता है, यानी कि यदि वो ग्रीष्म क्षेत्र में रहता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता है, तो उसका स्वभाव अलग होगा और उसकी बॉडी भी अलग होगी, और शीत प्रदेशों में रहता है तो उसकी बॉडी भी अलग होगी और सोचने की शक्ति भी अलग होगी। पहाड़ों में है तो उसकी सोचने की शक्ति अलग है, और मैदानी क्षेत्रों में है तो उसकी सोचने की शक्ति अलग है। इस हिसाब से इनका कहने का मतलब ये है कि इन लोगों का ये मानना था कि मनुष्य का पर्यावरण ही सब कुछ है, जो कि उसे नियंत्रित और नियमित करता है। और ये विचार जब आगे चलता रहा तो आगे दूसरा विचार आया, इसकी फिर आलोचनाएं भी होने लगी, क्योंकि मनुष्य ने कई जगह पर पर्यावरण पर विजय भी पा ली है, और आज वो ऐसी ऐसी जगह पर ऐसी खेती करता है जो कि असंभव है। जैसे कि भारत के कश्मीर क्षेत्र में भी जो है वो धान की खेती की जाती है, और बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है, जहाँ के वो गेहूं की खेती नहीं थी, और जहाँ पर पहले से गेहूं की खेती होती थी वहाँ पर कम होती है, और नए क्षेत्रों में गेहूं की खेती अलग होती है। अलग अलग वृक्षों को अलग अलग जलवायु वाले प्रदेशों में मनुष्य ने उगाया है, और कई जो है वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो चीज़ मनुष्य ने उन जानवरों को वो चीज़ें भी खिलाई हैं जो नहीं खाते हैं। जैसे कि साइबेरिया क्षेत्र के जो घोड़े होते हैं, उन घोड़ों को वहाँ के लोगों ने मांस खाना सिखा दिया है, यानी कि वहाँ के जो रेंडियर और भील मछली होती है उसका मांस घोड़े वहाँ पर खा लेते हैं। लेकिन जबकि मैदानी क्षेत्रों में घोड़े जो हैं वो मांस नहीं खाते, वो जो है केवल शाकाहारी भी होते हैं और वो घास और भूसी ही खाते हैं। तो इस तरीके के विचार जब आना शुरू हुए तो ये संभववादी अवधारणा आई, यानी कि इसमें ब्लॉड डी ला विलास और जीन ब्रून्स नामक एक वैज्ञानिक थे, इनने और डिमाजिया, ये जो है सब फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और इन लोगों ने इस की कड़ी आलोचना की और ये बताया कि मनुष्य जो है वो निष्क्रिय प्राणी नहीं है बल्कि वो सक्रिय है। उसने आज जो है प्रकृति पर विजय पाली है, और वो वह फसलें यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में भी वो खीरे की फसल उगा सकता है, और मरुस्थलों में भी उसने जो है वो फसलें उगाई हैं, धान की और गेहूं की, ऐसी फसलें जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी उगा सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि हर जगह जो है वो पर्यावरण में, जो पर्यावरण है उस पर्यावरण में हर जगह संभावनाएं हैं, और इस संभावनाओं को पूरा करने के लिए बस मनुष्य के पास साधन और उसका जो है वो ज्ञान होना चाहिए। यानी कि मनुष्य के पास साधन, पूंजी और ज्ञान और उसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए और उसका साहस करना चाहिए, तो वो जो है वो पर्यावरण पर विजय पा लेगा। यानी कि बहुत से जंगलों को मनुष्य ने साफ कर दिया है, और जंगल साफ करके उस खेती लायक जमीन को बना लिया है। यानी कि आज जो है वो विश्वत रेखीय जंगलों को भी काट काट कर मनुष्य ने वहाँ पर जो है कृषि योग्य भूमि बना ली है। तो इस तरीके के विचार जो है इसने ब्लॉड डी ला विलास, जीन ब्रून्स और डिमाजिया ने दिए हैं। तो ये वैज्ञानिक जो है वो संभववादी वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। वहीं ये संभववादी जो है वो अति का था, और ये भी अति का, ये अति था पर्यावरण के लिए और ये अति था मनुष्य के लिए। यानी कि इनका मानना था कि पर्यावरण ही सब कुछ है जो मनुष्य को नियंत्रित करता है, जबकि इनका मानना है कि मनुष्य ही सब कुछ है जो कि पर्यावरण को नियंत्रित कर देता है। वहीं एक तीसरा विचार भी आया जिसका जो है वो ग्रिफिथ टेलर ने दिया और स्पेट ने, OH के स्पेट, इन लोगों ने दिया। तो ये लोग जो थे इनका विचार ये था कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण को नियंत्रित तो कर सकता है, लेकिन और पर्यावरण को यदि बहुत ज़्यादा नियंत्रित करेगा तो उसका नुकसान भी मनुष्य को ही झेलना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने ये बताया है कि ये जो है वो नव नियतिवादी है, यानी कि कुछ निश्चित है और कुछ संभावनाएं हैं। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि पहले तो इनका एक कंसेप्ट था कि रुको और जाओ, यानी रुको और जाओ का कंसेप्ट जो था वो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, यानी कि नव नियतिवादी अवधारणा जो थी उसमें दिया गया था। इनका ये मत था कि जो हमारे इस पृथ्वी पर संभावना है उन संभावनाओं को मनुष्य को प्रयोग करना चाहिए, यानी कि मनुष्य को चाहिए कि वो इन संभावनाओं का प्रयोग करे और इन्हें इस्तेमाल करे, लेकिन इन संभावनाओं को इतना प्रयोग ना करे कि वो अति हो जाए। जैसे यदि पेड़ों की कटाई करता है और कृषि कार्य के लिए वो पेड़ों की बहुत ही कटाई करता है और बहुत कटाई करता है, और उस कटाई करने के बाद जो है उसका पर्यावरण विध्वंस की स्थिति आ जाती है। तो पर्यावरण जब विध्वंस की स्थिति आ जाएगी तो मनुष्य के लिए वो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जैसा कि आजकल चल रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो मनुष्य के कार्यों के द्वारा ही हो रही है। इस तरह मनुष्य यदि पर्यावरण का नियंत्रण करना चाहेगा तो उसे जो है वो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए ये एक विचार आया नव नियतवादी यानी कि नव निश्चयवादी विचार। इसका अनुसार ये है कि अपना जो है वो सतत विकास के लिए मनुष्य को संभावनाएं तलाशनी चाहिए और विवेकपूर्ण
प्रयोग करना चाहिए, यानी पर्यावरण का जो प्रयोग है उसे विवेकपूर्ण करे, यानी कि उसका जो है वो नुकसान ना हो। और सतत विकास ये है कि पर्यावरण का प्रयोग इस तरीके से करे कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो पर्यावरण जो है वो जीवनदायी हो, ना कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये पृथ्वी जो है वो नर्क बन जाए। तो इस तरीके से ये 3 विचार हमारे भूगोल में, मानव भूगोल और पर्यावरण में दिए गए हैं, जिस पर के हमने चर्चा की है। और इसी में जो है वो इनसे संबंधित कुछ पुस्तकें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, यानी कि रेटजल और हम्बोल्ट की जो पुस्तक है उससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हम्बोल्ट की पुस्तक जो है वो कास्मास, वहीं रेटजल की एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसे जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में शीघ्र ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।